अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic of first aid. Today we will discuss about the first aid rules and regulations. अच्छा, तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एड, डिफिनीशन, पर्पस ऑफ द फर्स्ट एड, फेजेस ऑफ फर्स्ट एड, और आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड रूल्स एंड प्रिंसिपल कि कौन कौन सी रूल्स और प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए हम फर्स्ट एड को परफॉर्म करेंगे। कुछ रूल्स का होना बहुत लाजमी होता है क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो फिर फर्स्ट एड जो है ना वो प्रोवाइड नहीं होगा। फर्स्ट एड सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरे बंदे को रेस्क्यू करें, बल्कि ये भी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल भी रखें और अपनी जान का ख्याल भी रख सकें। ये भी फर्स्ट एड में है। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है ना मतलब फ़र्स्ट एड जो है वो करा सकते हैं और मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देख लें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट रूल हमारे पास है कि डू नॉट गेट एक्साइटेड। आपको एक्साइट नहीं होना। एक्साइट का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपके सामने एक एक्सीडेंट हुआ है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एक्साइट होंगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो स्टॉप हो जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे अब अभी यहाँ पे क्या करना है। क्लियर? तो डू नॉट गेट एक्साइटेड। और इसके अलावा फर्स्ट चेक फॉर द डेंजर एंड देन चेक फॉर रिस्पॉन्सेस। मतलब क्या है कि आपने मतलब क्या करना है कि पहले आपने डेंजर को देखना है कि मतलब अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कोई इसके अलावा बॉम्ब ब्लास्ट है तो आपने ये देखना है कि कोई ख़तरा वगैरह तो नहीं है। अगर आप उसको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे और आपकी जान को ख़तरा है तो मतलब आप ख़ुद ही वहाँ पे विक्टिम बन जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये बात आपने याद रखनी है कि मतलब आपने डेंजर को देखना है और फिर रिस्पॉन्सिवनेस को देखना है कि वो विक्टिम जो है ना वो कितना रिस्पॉन्सिव है और क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या वो हिल रहा है या अपनी जगह से उठ सकता है। इस तरह के रिस्पॉन्सेस देखने। क्लियर? अच्छा, डिटर्मिन वेदर द विक्टिम इज़ कॉन्शियस। आपने ये देखना है कि जो विक्टिम है ना, विक्टिम को हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर किया था कि विक्टिम वो बंदा या वो बंदी जो ज़ख्मी हुआ है या बीमार है या उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है। तो आपने क्या देखना है कि वो कॉन्शियस है कि नहीं, मतलब वो होश में है या बेहोश है। इफ़ द विक्टिम इज़ कॉन्शियस, अगर वो विक्टिम कॉन्शियस है, आस्क हिम व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग नाउ। अगर वो विक्टिम कॉन्शियस है तो आपने उससे पूछना है कि यहाँ पे क्या हुआ है और अब यहाँ पे ख़राब क्या है। अब मिसाल के तौर पर इस तरह की सिचुएशंस भी होते हैं कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और विक्टिम जो है ना वो कॉन्शियस है और आप वहाँ पे चले जाए तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा सिचुएशन से कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अगर आप विक्टिम से पूछेंगे कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, मतलब आपको अगर पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है तो आपने विक्टिम से पूछना है कि क्या सिचुएशन है, अभी यहाँ पे क्या रॉन्ग चल रहा है। अच्छा, ये उस बंदे की बात हो रही है जो कॉन्शियस हो, जो होश में हो। अगर बंदा अनकॉन्शियस है, सो इफ़ द विक्टिम इज़ अनकॉन्शियस, प्रोसीड टू चेक द एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड कॉमेंस रिसिसिटेशन एज एन अप्रोप्रिएट। अब इसका क्या मतलब है? सारा जो फर्स्ट एड है ना ये ABC पे है। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग एंड सी का मतलब क्या है? सर्कुलेशन। ए का मतलब है एयरवे, क्लियर? बी का मतलब ब्रीथिंग और सी का मतलब है सर्कुलेशन। क्लियर हो गया? अब एयरवे को अगर हम देख ले तो हमने देखना है कि ये बंदा सांस जो है ना, इसकी जो सांस की नाली है उसमें कुछ पंस तो नहीं गया, या वहाँ एयरवे जो है ना, मिसाल के तौर पर ये एयरवे है तो ये ब्लॉक तो नहीं है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो ये ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा।
क्लियर। तो हमने क्या देखना है, हमने जो है ना एयरवे को चेक करना है। एयरवे को हम किस तरह से चेक करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एयरवे को चेक करना है। दूसरा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को आपने किस तरह से चेक करना है, आपने चेस्ट रिकॉयल को देखना है कि उसका जो चेस्ट है ना वो रिकॉयल हो रहा है कि नहीं। रिकॉयल का क्या मतलब है, जिस तरह से हम इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे होते हैं ना, तो हमने देखना है कि इसका जो चेस्ट है ये ऊपर एंड नीचे की तरफ जा रहा है नॉर्मली कि नहीं। तो इस तरह से हम ब्रीथिंग भी चेक करेंगे, और हम ये भी चेक करेंगे कि ये ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। अगर हम चेस्ट के ज़रिए ब्रीथिंग को नहीं देख सकते तो फिर हम नोज़ के ज़रिए हम देख सकते हैं कि अच्छा मतलब फील कर सकते हैं कि ये ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर। तीसरा जो हमारे पास सी है जिसका मतलब है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन हमने क्या देखनी है, हमने उसका पल्स देखना है कि इसका जो पल्स है ना वो है या नहीं है, या स्लो है, या बिल्कुल कमज़ोर है, या मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो ये तीन चीज़ें हमने देखनी है जब बंदा क्या हो, अनकॉन्शियस हो। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो बंदा अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो इसका एयरवे सिचुएशन किस तरह है, ब्रीथिंग किस तरह से है, और सर्कुलेशन किस तरह है। क्लियर। अच्छा, और ये लास्ट वाला ये क्या बता रहे हैं कि कमेंस रिसिसिटेशन एज अप्रोप्रिएट। रिसिसिटेशन का क्या मतलब है, रिसिसिटेशन का मतलब ये है कि अगर एयरवे ख़राब है तो आपने एयरवे को क्या करना है, क्लियर। रिसिसिटेशन का मतलब ये है कि एक नई ज़िंदगी देना, एक चीज़ को बहाल करना। क्लियर। तो अगर एयरवे में मसला है तो उसे क्लियर कर दो, अगर ब्रीथिंग में मसला है तो उसको जो है ना ठीक कर दो, अगर सर्कुलेशन में मसला है तो उसको रेसिसिटेट कर दो। क्लियर। तो कहाँ अगर मिसाल के तौर पर तीनों में मसला है तो तीनों को आपने क्या करना है, रेसिसिटेट करना है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में डू नॉट गेट एक्साइटेड, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस है तो उससे पूछ लो क्या हुआ है, और अगर अनकॉन्शियस है तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन को देख लो। अच्छा, दूसरी की तरफ अब आ जाते हैं। Do not move injured victim unless it is necessary. If necessary to move a casualty, seek assistance if possible and handle gently. क्या मतलब है इसका, कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो एक विक्टिम है, तो विक्टिम को आपने क्या करना है, डू नॉट मूव, आपने उसको मूव नहीं करना, अनलेस इट इज़ नेसेसरी। अगर नेसेसरी हो तो फिर आपने उसको मूव करना है, वरना आपने इसको मूव नहीं करना है, क्योंकि अगर उसको फ्रैक्चर वगैरह हो गए हैं तो वो फ्रैक्चर और भी ज़्यादा हो सकता है। क्लियर। अगर आपने उस कैजुअलिटी को मूव करना है जो विक्टिम है, तो आपने अकेले ये काम नहीं करना, बल्कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि आपने क्या करना है, सीक असिस्टेंस इफ़ पॉसिबल एंड हैंडल जेंटली। आपने असिस्टेंस लेनी है फ्रॉम द कंपेनियन। अगर रास्ते में कोई बंदा हो तो आप उसको बुला ले कि आप यहाँ आकर मेरी हेल्प करें, और उसको फिर जो है ना जेंटली हैंडल करें। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा रूल। तीसरा हमारे पास क्या है कि कीप द विक्टिम लाइंग डाउन विद द हेड लेवल विद द फीट वाइल बीइंग एग्जामिन्ड। आपने क्या करना है कि विक्टिम को लाइंग डाउन करना है विद द हेड लेवल विद हिज फीट। मिसाल के तौर पर ये एक पेशेंट है, क्लियर, ये उसका फीट है और ये हेड है, तो ये दोनों लेवल्स जो है ना ये सेम होने चाहिए। क्लियर। मिसाल के तौर पर आपने इस तरह से जो है ना उसको, एक मिनट, मिसाल के तौर पर वो बंदा इस तरह से लाइंग डाउन है, तो ये भी ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर ये फीट से साइड है और ये हेड साइड है, तो ये लेवल नहीं है। मतलब आपने क्या करना है, इसको लेवल करना है। क्लियर। क्योंकि अगर आप इसको लेवल नहीं करेंगे तो उसको सर्विकल इंजरीज हो सकती है। सर्विकल इंजरीज आप जानते हैं, जो क्या कहते हैं उसे, वर्टिब्रास जो है, वर्टिब्रास, तो उसको सर्विकल इंजरी हो सकती है। या अगर सर्विकल इंजरी नहीं है, उसको सर्विकल इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट या ट्रॉमा हो गई है, तो उसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो सकती है। अच्छा, तो तीसरा हमारे पास क्या है कि फीट और हेड लेवल को क्या करना है, बिल्कुल लेवल करना है। चौथा हमारे पास क्या है, कीप द विक्टिम वार्म एंड कंफर्टेबल।
आपने पेशेंट को वार्म रखना है और कंफर्टेबल रखना है। अब ये वार्म और कंफर्टेबल का क्या मतलब है कि अगर पेशेंट जो है ना वो कूलिंग इन्वायरमेंट में वो पड़ा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो टेम्परेचर डाउन होगा। क्लियर? अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो उसको क्या हो सकता है, उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया का क्या मतलब है, डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा और उसको एरिथमियाज भी हो सकते हैं, उसका जो हार्ट है वो ब्लॉक भी हो सकता है, तो उसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है। क्लियर? तो कंफर्टेबल रखना है। और दूसरी बात हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है वार्म। ये जब हम ABC को डिस्कस करेंगे ना तो उसके साथ जो है ना एयरवे के साथ जो है ना एक और चीज़ें भी बहुत सारी होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से एयरवे है, ब्रीथिंग के साथ जो है ना रिस्पायरेशन है, सर्कुलेशन के साथ जो है ना टेम्परेचर है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, विक्टिम को वार्म रखना है, कंफर्टेबल रखना है एंड रिमूव इनफ क्लॉटिंग टू गेट ए क्लियर आइडिया टू द एक्सटेंट ऑफ एन इंजरी। आपने क्या करना है, आपने क्लॉटिंग को रिमूव करना है, क्योंकि अगर उसको अंदर एक इंजरी हो गई है और वो उसके कपड़ों में छुपी है तो आपने उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। क्लियर? लेकिन अगर आप उसकी क्लॉटिंग को रिमूव कर रहे हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि उसको वार्म भी रखना है। क्लियर? अच्छा, एग्जामिन द विक्टिम जेंटली। एग्जामिन करना है जेंटली इसको, क्योंकि अगर आप उसको रफली एग्जामिन करेंगे तो उसकी जो इंजरीज है वो और ज़्यादा हो सकती है। Treat the most urgent injury first and then treat the most urgent injury first and then treat the other injuries to the best of your ability। क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर एक एरिया है, वहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख लो, एक बंदे को 2 इंजरीज हो गई है। फर्स्ट इंजरी जो है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इंजरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और सेकंड जो इंजरी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रूजिंग हुई है। ब्रूजिंग का क्या मतलब है कि वहाँ पे वो ब्लू कलरेशन जो हो जाती है। तो मतलब हमने कौन सी इंजरी को पहले जो है ना वो ट्रीट करना है, हमने ब्लीडिंग को ट्रीट करना है, क्योंकि अगर इससे ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, इससे इसकी जो सर्कुलेशन है ना वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी तो ब्लड लॉस आएगा, ब्लड लॉस की वजह से, और जब ब्लड लॉस होगा तो ब्लड लॉस से क्या हो जाएगा, डेथ जो है ना वो वाक़ हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि जो अप्रोप्रिएट इंजरी हो, हमने जो थ्रेटनिंग इंजरी हो हमने उसको ट्रीट करना है, और फिर उसके बाद जो है ना जो अदर इंजरीज हैं वो एबिलिटी के लिहाज से आपने उसको ट्रीट कराना है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि अवॉइड अलाउइंग द विक्टिम टू सी हिज ओन इंजरी। आपने अवॉइड करना है कि जो विक्टिम है वो अपनी इंजरी को देख सके, क्योंकि अगर वो अपनी इंजरी को देखेगा तो उसको एंजाइटी होगी और एंजाइटी की वजह से उसका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होगा, तो उसका असर ब्रीथिंग पे और ये सारा जो है ना हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने विक्टिम को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है और ये अवॉइड करना है कि वो अपनी इंजरी को ना देख सके। Assure him that his condition is understood and that he will receive good care। और आपने उसको बताना है कि आपने फ़िक्र नहीं करनी है, आपकी जो सिचुएशन है वो मुझे समझ आ चुकी है और आपको अच्छी तरह से एक केयर मिलेगा। आपने उसको जो है ना, हम इसे क्या कहते हैं, मतलब मतलब इसका मतलब ये है कि आपने उनको बताना है कि आपने फ़िक्र नहीं करनी, आपको गुड केयर मिलेगा। क्लियर? अच्छा, डू नॉट ट्राई टू गिव एनी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस बाय माउथ टू एन अनकॉन्शियस विक्टिम नॉर टू ए विक्टिम हु हैज सस्टेन एन इंजरी। आपने कभी भी बेहोश आदमी को लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंसेस बाय माउथ नहीं देनी, क्योंकि वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होती और वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो कहाँ जाएगा, वो एसोफेगस के बजाय जाएगा ट्रेकिया में,
क्लियर। तो जब वो ट्रेकिया में जाएगा तो वहाँ ट्रेकिया में सॉरी ये लंग्स थोड़े ख़राब हो गए, लेकिन क्या होगा मतलब ये यहाँ पे ब्लॉकेज आएगी। क्लियर। तो जब ब्लॉकेज आ जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, एयरवे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी आपने कुछ भी बाय माउथ नहीं देना, या अगर एक बंदे को इंजरी वगैरह हो गई है तो उसको भी आपने बाय माउथ कुछ भी नहीं देना। अच्छा, इसके बाद डू नॉट टच ओपन वोन्स आर बर्न्स विद द फिंगर्स आर अदर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट व्हेन स्टेराइल कंप्रेस आर बैंडेजेस आर नॉट अवेलेबल एंड इट इज़ आल्सो एब्सोल्युटली नेसेसरी टू स्टॉप ब्लीडिंग। यहाँ पे एक बात, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको ओपन इंजरी हो गई है या ओपन वोन्स है, तो मिसाल के तौर पर ये एक ओपन वोंड है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये ओपन वोंड है, तो अगर आप इसको टच करेंगे तो आपकी जो हाथ है ना, आपकी जो हैंड्स है वो स्टेराइल नहीं है, उस पर बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो अगर आप उसको टच करेंगे तो वो सारे बैक्टीरियाज वो ओपन वोंड की तरफ जो है ना वो क्या हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, जो ओपन वोंड्स हैं वहाँ इन्फेक्शन कॉज करेंगे। क्लियर। तो आपने इस वाले वोंड को किस तरह से कवर करना है, आपने इस वाले वोंड को स्टेराइल बैंडेजेस से। क्लियर। और अगर स्टेराइल बैंडेजेस नहीं है और ब्लीडिंग हो रही है, क्लियर हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपने इसको नहीं देखना कि ये स्टेराइल है या स्टेराइल नहीं है, आपने बस सिर्फ ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, क्योंकि हम इन्फेक्शन को बाद में देखेंगे। अगर हम ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करेंगे तो वो बंदा मर जाएगा। अच्छा, सो ये क्या बता रहे हैं कि विद द फिंगर्स आर अदर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट व्हेन द स्टेराइल कंप्रेसेस आर बैंडेजेस आर नॉट अवेलेबल एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये हम कब करेंगे, ये हम तब करेंगे अगर हमारे पास कोई बैंडेजेस वगैरह नहीं है और ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्या है कि डू नॉट ट्राई टू एरोज एन अनकॉन्शियस पर्सन। क्या मतलब है कि आपने उसको इस तरह नहीं करना कि अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा है और आप उसको बता दें कि ये अनकॉन्शियस नहीं है, इनको उठा दो। नहीं, आपने चेक करना है कि उसका पल्स जो है ना वो चल रहा है, या मतलब इसका जो हम क्या कहते हैं एयरवे ब्रीथिंग जो है ना वो ख़राब है और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर एक पर्सन ए है और आप उसको आवाज़ दे के है या अपनी ही लैंग्वेज में आप उसको बता दें, और अगर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, उसको अप्रोप्रिएट केयर देनी। क्लियर। क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्लियर। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्या है, सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। अब लास्ट हमारे पास ये है कि आपने मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली लेनी है। अगर एक बंदा है उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट कर दें, अगर एक बंदा है उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या सर्जरी की ज़रूरत है तो आपने उसको मेडिकल अटेंशन देनी है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, ये 10 रूल्स हो गए। 10 रूल्स में हमारे पास अगर हम देख ले तो पहले मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ कि एक्साइट नहीं होना, कॉन्शियस पेशेंट से हमने पूछना है, अनकॉन्शियस पेशेंट को हमने अप्रोप्रिएट केयर देनी है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को चेक करना है, विक्टिम को मूव नहीं करना, विक्टिम को इस तरह कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है और उसको वार्म रखना है। क्लियर। इंजरीज़ को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हमने उसकी जो क्लॉटिंग है उसको रिमूव करनी है। इसके अलावा जो थ्रेट वाली इंजरीज़ है हमने उसको फर्स्ट ट्रीट करना है और उसके बाद जो अदर इंजरीज़ है उसको अपनी एबिलिटी के लिहाज से देखना है। और दूसरा हमारे पास ये है कि हमने जो विक्टिम है अगर वो कॉन्शियस है तो हमने इसको अवॉइड करना है कि वो अपनी इंजरीज़ को देख सके। क्लियर। और हमने उसको बताना है कि आपको गुड केयर मिलेगा, आपको अच्छी तरबियत मिलेगी, आपको यहाँ पे इलाज मिलेगा, आपने क्या नहीं करना, मतलब आपने परेशान नहीं होना। क्लियर। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो बाय माउथ कुछ भी नहीं देना क्योंकि वो एयरवे ब्लॉक हो सकती है। जितने भी ओपन वोन्ड्स या बर्न्स वगैरह के पेशेंट होते हैं आपने उसको टच नहीं करना क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। आपने बैंडेजेस या स्टेराइल जितनी भी वो बैंडेजेस वगैरह होते हैं उसके साथ जो है ना कंप्रेस करना है। अगर बैंडेजेस या स्टेराइल कंप्रेसर्स नहीं है तो फिर आपने उसको टच करना है फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉपिंग द ब्लीडिंग।
लास्ट में हमारे पास रोज डू नॉट ट्राई टू एरोज एन अनकॉन्शियस पर्सन, एंड इसके अलावा आपने मेडिकल अटेंशन लेनी है, क्योंकि फर्स्ट एड जो है ना वो टेम्प्रेरी केयर है, वो परमानेंट केयर नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए रिलेटेड टू द फर्स्ट एड। इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट एड मैनेजमेंट, जिसमें हम ड्रेसिंग और ड्रेसिंग पर्पसेस की बात करेंगे, कॉशंस की बात करेंगे, क्लियर है, टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रेसिंग्स है जो फर्स्ट एड में यूज़ होते हैं। क्लियर हो गया? तो तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।